सोवियत सैनिक ने बस आदतन ही छत की तरफ नजर उठाई थी, लेकिन अचानक उसने देखा कि एक घुटन पैदा करने वाला जहरीला गैस बम करीब 200 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से उसी की तरफ आ रहा है। तेज धमाके की आवाज के साथ ही लाखों की संख्या में चेचक स्मॉलपॉक्स के वायरस तुरंत ही हवा में फैल गए। जब यह सुनिश्चित हो गया कि सोवियत सैनिक पूरी तरह से संक्रमित हो चुका है, तभी हथियारों से लैस जापानी अफसर धीरे धीरे अपने सुरक्षा सूट पहनकर कैदियों की तरफ बढ़ने लगे, ताकि इस बार के वायरस प्रयोग का नतीजा देखा जा सके। शायद ध्यान देने वाले दोस्तों ने पहचान लिया होगा कि सामने खड़े ये लोग कुख्यात 731 जीवाणु बायोलॉजिकल युद्ध इकाई के सदस्य हैं। लेकिन जब जापानी अफसर इस प्रयोग की सफलता से अपने अफसरों को खुश करने के ख्वाब देख ही रहा था, तभी अचानक उसने पाया कि सबसे पूर्वी तरफ वाला सोवियत कैदी अपनी बेड़ियों को तोड़कर भाग निकला है। इसका मतलब यह प्रयोग न केवल असफल रहा बल्कि उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। जानबूझकर उसने एक घने पेड़ों पौधों वाले स्थान पर लेटने का चुनाव किया। वह चाहता था कि जब तक दुश्मन जापानी सिपाही वहां से न चले जाए, तब तक वह छिपा रहे और फिर किसी पगडंडी से भाग निकले। काफी मुश्किल से उसने दुश्मनों की बड़ी टुकड़ी को धोखा देकर पीछे छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसका सामना एक अकेले दुश्मन से आमने सामने हो गया। अगले ही पल दोनों को कुछ समझ में आ गया और उन्होंने आसपास हथियार ढूंढने शुरू किए। सोवियत सिपाही ने सबसे पहले एक लकड़ी का डंडा पकड़ लिया और दुश्मन के वार करने से पहले ही उसे बेहोश कर दिया। लेकिन उसी समय उसकी स्थिति भी दुश्मनों को पता चल गई। इस हालात में सोवियत सैनिक ने अब सब कुछ दांव पर लगा दिया और पूरी ताकत से भागने लगा। वह दुश्मनों की गोलियों की बौछार के बीच भी एक पल को नहीं रुका, यहाँ तक कि जब गोली उसके शरीर को छू गई, तब भी उसने रुकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था यही उसका एकमात्र मौका है। आखिरकार आखिरी क्षण में वह पहाड़ के नीचे स्थित झील में कूदने में सफल हुआ और बाल बाल बचकर वहां से निकल गया। इलाज के बाद जैसे ही वह सैनिक होश में आया, उसने सबसे पहले जापानियों के घिनौने अपराध और उनके गुप्त जैविक हथियारों से सोवियत सेना पर हमला करने की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। खबर मिलते ही सोवियत कमांडर समझ गए कि मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने तुरंत ही अपनी सबसे ताकतवर टोही टुकड़ी को भेजने का आदेश दिया। हर हाल में इस षड्यंत्र को नाकाम करना ही होगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि किसी को भी जापानी जैविक प्रयोगशाला की सही जगह का पता नहीं था। इसलिए कमांडर ने आदेश दिया कि पूर्व दिशा की पहाड़ी से उतराई की जाए और साथ ही हिदायत दी, आज रात आराम करो, कल सुबह पहली किरण के साथ मिशन शुरू होगा। लेकिन जैसे ही कमांडर बाहर निकले, वहीं बैठे एक 60 साल के अनुभवी सैनिक ने सवाल उठा दिया। उसने कहा, पूर्व का इलाका खतरनाक है, वहाँ से दुश्मन दूर दूर तक देख सकता है। ये तो घात लगाने की सबसे बढ़िया जगह है। अगर जापानी वहीं घात लगाकर बैठे हों तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कंपनी कमांडर ने बीच में ही रोक दिया। उसने नक्शा उठाकर दिखाया और बोला, लेकिन इस नक्शे में तो वैसा कोई खड़ा पहाड़ी इलाका है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ समतल रास्ता है। तो फिर तुम्हें ये सब कैसे पता? ये सुनते ही बूढ़ा सैनिक तुरंत बोला, मैंने अपने जवान दिनों में गृह युद्ध में हिस्सा लिया था और तभी इस जगह पर आ चुका हूँ। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि सोवियत स्काउट टुकड़ी आकाश से छलांग लगा रही थी। ऊपर से हवाई जहाज उनका कवच बने खड़ा था। लेकिन अकिस्मत ने जैसे खेल खेला हो, आधे रास्ते में ही जापानी सैनिकों की तेज नजरें उन पर जा टिकी। देखते ही देखते दुश्मन की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उनका एक ही लक्ष्य था, इस टुकड़ी को जिंदा वापस न जाने देना। मगर जब जापानी जमीन पर पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था, मानो सैनिक हवा में घुल गए हों। वे हैरान ही थे कि अचानक चारों दिशाओं से मशीनगनों की गरज सुनाई दी। गोलियां बरसने लगीं जैसे आसमान से आग उतर रही हो। सोवियत सैनिक बांस की तरह जमीन से फूट पड़े और अंधाधुंध हमला बोल दिया, इतना कि उनकी बंदूकों की नालें लाल गर्म हो उठी। यह सब संभव हुआ एक पुराने अनुभवी सैनिक की सलाह से। उतरते ही उसने आदेश दिया था, पहले किला बनाओ फिर लड़ाई। और वही तैयारी दुश्मनों के लिए मौत का जाल बन गई। नतीजा, पूरी टुकड़ी लगभग सुरक्षित रही। सिर्फ 2 लोग हल्के जख्मी हुए, बाकी सबने मौत को मात देकर दुश्मनों को धूल चटा दी। कमांडर ने एक बार फिर आदेश दिया कि सैनिकों को 2 दलों में बांध दिया जाए। वह स्वयं सबसे सुरक्षित पश्चिमी रास्ते से एक टुकड़ी लेकर आगे बढ़े ताकि पास के भिक्षु को खोज सके और उससे दुश्मनों के संभावित ठिकाने के बारे में जानकारी ले सके। वहीं कंपनी कमांडर को मजबूरन बाकी सैनिकों के साथ सबसे खतरनाक पूर्वी दिशा से चढ़ाई करनी पड़ी कि शायद वहां कुछ सुराग मिल सके। सभी समझदार लोग साफ देख सकते थे कि यह कमांडर द्वारा अभी अभी कंपनी कमांडर की नियम तोड़ने वाली हरकत पर दी गई सजा थी। सेना के आदेश पर्वत की तरह अटल होते हैं, इसलिए कंपनी कमांडर के पास स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि अनुभवी सैनिक ने समय रहते चेतावनी दी थी कि युद्ध के दौरान अचानक सेना को बांटना बहुत बड़ी गलती होती है, लेकिन कमांडर ने उसे डांटते हुए कहा कि जहां जरूरत नहीं है वहां दखल मत दो। दुश्मन ऊंचाई पर था और उसकी रक्षा भी बेहद मजबूत थी। एक समय के लिए कप्तान और उसके लोग संभल ही नहीं पाए। हालांकि भाइयों ने तुरंत हमला करने की कोशिश की, लेकिन समय और भौगोलिक स्थिति दोनों उनके पक्ष में नहीं थे।
नतीजतन छोटा दस्ते बहुत जल्द ही पूरी तरह से नष्ट हो गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सोवियत सैनिक सचमुच मरे हैं या मरे होने का नाटक कर रहे हैं। जापानी सैनिकों ने संगीन निकालकर एक एक लाश पर वार किया। एकमात्र जीवित बचे कप्तान को भी एक अन्य सैनिक के सामने गला काटकर मार दिया गया। यह दृश्य बेहद क्रूर था। दूसरी ओर कमांडर और उसके लोग कुछ अधिक भाग्यशाली रहे। एक चीनी भिक्षु की मदद से बूढ़े सैनिक और एक अन्य जासूस ने जापानी सैनिकों के ठिकाने का पता लगाया। चारों ओर घनी चौकियां, चेक पोस्ट, पहरेदार और हजारों हजारों तारों से घिरे हुए दीवारें देखकर यह निश्चित हो गया कि यही 731 यूनिट का मुख्यालय है। यह खबर सुनकर बूढ़ा सैनिक तुरंत बिना रुके दौड़कर वापस आया ताकि कमांडर को यह अच्छी खबर दे सके, लेकिन वह कुछ बोल ही पाता। लोगों को जबरदस्ती 731 यूनिट की जैविक प्रयोगशाला में ले गए। अब जो काम दुश्मनों जापानियों को करना था वह था उनके शरीर पर प्रयोग करना ताकि जल्दी सफलता मिल सके। लेकिन जापान में भिक्षु की हत्या करना एक बड़ा अपराध था। यह काम देखकर पास खड़ा बड़ा अफसर दाइसा भी सहन नहीं कर सका और उसने पूरी कोशिश की समझाने की। फिर भी मौत की सज़ा तो टाली जा सकती थी, पर सज़ा से बचना नामुमकिन था। ये देखने के लिए कि उनमें कोई नकली भिक्षु तो नहीं है, जापानी जनरल ने उनके लिए एक विशेष प्रदर्शन की तैयारी की। पहले उन्होंने अभी अभी पकड़े गए उस सोवियत सैनिक को लाया और बिना कोई बेहोशी की दवा दिए उसका चीरफाड़ जिंदा पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। उनका मकसद ये था कि इस तरह भिक्षुओं की असलियत जांची जाए। लेकिन मरने तक भी सोवियत सैनिक ने दर्द में कोई आवाज़ तक नहीं निकाली। तभी कमांडर को बहुत पछतावा हुआ कि उसकी नासमझी के कारण उसके लोग और उसके भाई सब मारे गए। उसने सोचा कि अब अकेले ही जापानियों से भिड़ जाएगा, मगर तभी अगले ही पल दरवाजे के बाहर कुछ वरिष्ठ भिक्षु अचानक मिलने आए और उन्होंने कहा कि वे मंदिर के प्रमुख की आज्ञा से यहाँ उन्हें कैदियों को ले जाने आए हैं। ये सब कमांडर के पकड़े जाने के बाद हुआ। आश्रम के महंत जूची की मदद लेने की उम्मीद थी। रास्ते में कुछ जापानी पहरेदार मिले, लेकिन बूढ़े सैनिक ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर एक एक कर सबको ख़त्म कर दिया। उसके तेज़ और भूत जैसे चालों के आगे वे टिक न सके। लुअनशी में भले ही खून के प्यासे जापानी सैनिक हों, लेकिन साधु संतों को मारना उनके लिए वर्जित था, इसलिए उन्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ा। फिर भी दाइसो निश्चिंत नहीं था। वह खुद गाड़ी चलाकर उन लोगों को मंदिर तक छोड़ने आया और महंत से सीधे पूछा, क्या ये आपके लोग हैं? महंत ने दृढ़ता से कहा, हाँ, ये हमारे भाई और साथी हैं। ये सुनकर दाइसो को गहरी खींच हुई, लेकिन उसके पास कुछ करने का उपाय नहीं था। वह निराश होकर लौट गया। इस घटना के बाद कमांडर को भी समझ आ गया कि वह अपने भाइयों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देगा। उसने अपनी डॉक्टर प्रेमिका को 731 बू डुआई जापानी जैविक प्रयोगशाला का पता बता दिया। चुपचाप दुश्मन के हवाई अड्डे तक पहुंच गए और इस समय दुश्मन का प्रयोग भी पूरा हो चुका था। वे वायरस मिसाइल को गुप्त रूप से युद्ध क्षेत्र में ले जाने की योजना बना रहे थे। ये देखकर सोवियत सैनिकों ने उन्हें कैसे बख्शा होता। वे आगे बढ़े और दुश्मन के जनरल को बंधक बना लिया। और अन्य दुश्मनों को हथियार डालने के लिए कहना चाहता था, लेकिन दुश्मन का जनरल बिल्कुल भी नैतिकता नहीं दिखा रहा था और मौका पाकर भाग गया, जिससे सैनिक वहीं मारे गए। गोली की आवाज ने और दुश्मनों को आकर्षित किया और इसी समय उनकी गतिविधियां उजागर हो गईं। देखते ही देखते दूसरी तरफ की संख्या बढ़ती जा रही थी। यह देखकर अनुभवी सैनिक ने जल्दी से विस्फोटक तार निकालकर वायरस से भरे विमान पर लगा दिया और तार को अंत तक खींच लिया। लेकिन इस बीच दुश्मन पहले ही दबाव बना चुका था और पहले से ही कम संख्या में मौजूद सोवियत सैनिक जल्दी ही संभाल नहीं पाए और दुश्मन के हाथों मारे गए। यह देखकर अनुभवी सैनिक ने मजबूरी में स्विच दबा दिया। अंततः जैविक बलों की सटीक स्थिति सोवियत सेना के मुख्यालय को पता चल गई और उन्होंने तुरंत एक बड़ी संख्या में बम वर्षक विमान भेजे। अब दुश्मनों की खैर नहीं। ठीक है, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।